वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करवा रहा है, जैसे पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, उनके लिए बेसिकली जो एक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पैटर्न सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग लास्ट 2021 में उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो ये पेपर कराया गया था उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं ताकि समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। और जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे मिलते जुलते या हूबहू वैसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जैसे अभी पटवारी के पेपर में भी एक आध क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टिक्स उत्तराखंड अपर पीसीएस के पेपर से सक्षत्रप वाला, आई थिंक एक क्वेश्चन था कि सिक्कों में सोने और चांदी का क्या अनुपात था। इसी प्रकार अगर हम पैटर्न को समझते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आज हम इसका पहला पार्ट जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसका सेकंड पार्ट जो आपका मैथ रीजनिंग था उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 940 होगा, लेकिन जो सही आंकड़ा है वो है 943। ये अगर भारत की बात करें तो सही आंकड़ा 943 होगा। अगर हम इसी को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि लिंगानुपात बेसिकली प्रति 1000 पुरुषों महिला की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो लिंगानुपात 963 है। तो ये आपको सारे आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, हिमालय को कई तरीके से बांटा गया है, जैसे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसी प्रकार हिमालय को नदियों के अकॉर्डिंग भी विभाजित किया गया है। तो नदियों के अकॉर्डिंग जब हम हिमालय को विभाजित करते हैं तो अगर मान के चलते हैं, ये रफली ये भारत का नक्शा है, तो एक ये सिंधु नदी है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सतलज नदी आ जाती है। सतलज नदी के बाद ये काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है, और ये तीस्ता नदी जो नेपाल के पास आपकी बहती है, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर हम सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय हो जाता है। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय हो जाता है, और उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय हो जाता है, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में हो जाता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, उसको हम एक्सेप्ट करते हुए उसको आंसर क्लिक करेंगे। पहला आंसर पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं हिमालय, इन्होंने यमुना और काली दे रखा है, जनरली ये सतलज और काली हो गए होता है, बट ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है। उसके बाद नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता बता रखा है, जबकि ये काली और तीस्ता होना चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल ही आप इसको कह सकते हो कि सरासर गलत है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये बेसिकली जो इसकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी जो प्रोवाइड की गई है, ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड की गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये जो है, निम्न में दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने हैं, मतलब हमें जम्मू कश्मीर से लेते हुए हिमाचल बढ़ता है, फिर उत्तराखंड बढ़ना है, उत्तराखंड के बाद सीधा अब सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाना है, मतलब यही दर्रे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जोजिला दर्रा, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर पड़ता है, सबसे पूर्व में ये हो जाता है, ठीक है। और माफ़ कीजिए, सबसे पश्चिम में ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिपकिला दर्रा जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर मुलिंगला दर्रा जो हमारे उत्तराखंड में आता है, जो बेसिकली उत्तरकाशी में है, ठीक है। फिर आता है जिलेपला दर्रा जो सिक्किम में है, और बोमडला दर्रा ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 5 4, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी, ठीक है।
नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सब लोग जानते ही होंगे, नंदा देवी या नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। ठीक है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसमें जैसे ये त्रिशूल है, नंदाकोट है, जनरली इनको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन 4 चोटियाँ हैं, तो सबसे सबसे ऊंची चोटी होगी नंदा देवी। ठीक है, जिसे नंदा देवी पश्चिमी भी कह सकते हो आप। फिर नंदा देवी, फिर कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, और उसके बाद माणा। तो इनको याद करने का तरीका है, अगर शॉर्ट ट्रिक अगर अच्छी लगे तो उसको आप याद कर सकते हैं। नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा, नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा। एक बार रिपीट करेंगे, नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा। तो नंदा से हो जाएगा नंदा देवी, का से कामेट हो जाएगा, नंदा देवी पूर्वी से नंदा देवी पूर्वी, और माणा से माणा। तो ये आपके क्रम से 4 चोटियों का क्रम है, जो मतलब हमारे उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची 4 पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल उत्तरकाशी होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल चमोली का है। उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड की बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल चमोली, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो आपको क्रम से 3 बड़े और क्रम से 3 छोटे आपको याद रखने होते हैं, जिससे थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो जैसे आपको पता है, कर्णप्रयाग 5 प्रयाग में से एक है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, और पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, उसमें अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। ठीक है, फिर आता है नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडर नदी। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है रुद्रप्रयाग, इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा संगम हो रहा है। और देवप्रयाग जो टिहरी में है, वहाँ पर हमारा अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो ये हमारे पंचप्रयाग इस प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT कहाँ स्थित है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता एक बार समझ लेंगे। जैसे हमें पता है कि ये हमारी 4 मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं। जैसे आपका ये हो गया, ये आपका ट्रांस हिमालय, सब जानते हैं ट्रांस है। ठीक, ये है बृहद हिमालय। उसके बाद ये आता है लघु या मध्य हिमालय। फिर उसके बाद आ जाता है ये शिवालिक हिमालय। और इसके बाद आ जाता है गंगा का विशाल मैदान। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, गंगा का विशाल मैदान। अब देखिए, इनमें सबसे फिलहाल अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको लास्ट में लिखते हैं, इसको रखते हैं, तो अब इसके सबसे सेंटर में कौन है? तो यही है। तो इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये होगी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसकी मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो फॉल्ट लाइन है, उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेंटर में कौन है? यही है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि मेन सेंटर थ्रस्ट कौन सा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कौन सी। तो आपका सेंटर में बना देना, ये मेन सेंटर थ्रस्ट होगी। ठीक है, और बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय को अलग करता है इंडो सांको भ्रंश। ठीक, ये आपको बता दिया मेन सेंटर थ्रस्ट। अच्छा, जो लास्ट वाला होता है उसको बाउंड्री या फ्रंटियर बोला जाता है। तो ये हो जाता है मेन फ्रंटियर थ्रस्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये तो मेन की 3 फॉल्ट लाइन होगी, ये आपको याद रखना। लेकिन इसमें पूछा गया HFT, तो एक आप यहाँ पे बना देंगे गंगा का उच्च मैदान। तो हो जाएगा शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच के मध्य भाग को जो फॉल्ट लाइन अलग करती है, उसे बोलते हैं HFT, जिसे हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच में इंडो सांको भ्रंश, आप नोट कर सकते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में होती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या हिंदी में बोले मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है,
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आती है आपकी मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश मतलब अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, वो हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा गया है। और HFT मतलब हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक है। तो हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट या हिमालय सीमा थ्रस्ट, हिमालय सीमा भ्रंश, हिमालय फ्रंटियर, कुछ भी पूछ सकता है। HFT ये होता है शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर 8 का C, गंगा का मैदान और शिवालिक के मध्य। इसी जो आपको मैंने अभी जब समझाया, इसी पे ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी पैटर्न, इसी एग्जाम में, और कई एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। अब यहाँ पर क्या होता है, मैटर फंस जाता है। हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर देहरादून, हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर हरिद्वार, वो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग के 3 और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 और नीचे के 3 याद रखते हैं तो आपको ये एक आंसर यहाँ पे निकल आता है। तो इसके अनुसार सबसे जो कम जनसंख्या है यहाँ पर रुद्रप्रयाग पहले, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत आता है, चंपा के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद उत्तरकाशी। जनसंख्या का जो आरोही क्रम है वो इसके अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। वैसे अभी फ़िलहाल अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो है हरिद्वार में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। 2001-2011 की दशक में जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि दर क्या रही है, तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर होगा 19.17। लेकिन एक्चुअल में जो डाटा है वो मतलब इसमें नहीं दिया गया है, तो हमें लमसम में अगर इसको लगाया जाएगा तो इसका आंसर लमसम में आपका आता है 18.81%। जनसंख्या वृद्धि दर उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये रहता है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम स्थान की बात करें तो उत्तराखंड का 19वां स्थान होता है पूरे भारतवर्ष में। पहले 20वां था, जम्मू कश्मीर के बनने के बाद ये 19वां जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो नगरीकृत जिला सब जानते हैं देहरादून है, तो इसका आंसर देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, माफ़ कीजिएगा ये आगे बढ़ गया थोड़ा सा, तो ये है बेतवा नदी पे, ठीक है। उसके बाद किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है, बेसिकली ये है नर्मदा नदी के मुहाने पर है। जैसे आप ये गुजरात का जो ये एरिया देखते हैं, ठीक है, तो नर्मदा नदी यहाँ से आपका मध्य प्रदेश से निकलकर ये इस जगह आके गिरती है, तो यहाँ पर ही एलियाबेट द्वीप है। आप अगर मैप में देखेंगे तो यहीं पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। तो ये इसका सही आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये 100 क्वेश्चन है तो इसको फिर निपटाया जाए कम समय में, छोटी वीडियो में। एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, समय कम है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है। एक्सप्लेन के लिए आपको अलग से एक वीडियो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो इस आप सब जानते ही हैं उत्तराखंड से संबंधित जनजाति एक जौनसारी है, थारू है, बोक्सा है। सर्वाधिक संख्या में आज की डेट में थारू है। ये अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी पटवारी के एग्ज़ाम में कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है, थारू है, ठीक है। लेकिन ये जो बैगा जनजाति है ये वाली, ये उत्तराखंड की नहीं है। बेसिकली ये है आपका MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आदि के, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। तो मेरा उड़ीसा को बताने का मकसद ये था कि अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरीके से पूछा गया है। द्रौपदी मुर्मू है, वो कौन से राज्य से बिलोंग करती है, सभी को पता है वो उड़ीसा से करती हैं, ठीक है। लेकिन साथ में उन्होंने एक दे दी, क्वेश्चन के साथ में दे दिया उड़ीसा और साथ में जनजाति। तो संथाल भी ऑप्शन में था और कई सारे जनजाति ऑप्शन में थी। तो इसका सही आंसर था उड़ीसा और संथाल। तो थोड़ा सा गहराई में भी जाना है,
क्वेश्चन की। तो इस तरीके से जनजाति वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? इसका आंसर आयोग ने जो माना है वो शैव और शाक्त संप्रदाय माना है, और इसका सही आंसर भी लगभग लगभग शैव और शाक्त संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, नाग संप्रदाय मानने वाले थे, बट जो अजय रावत की बुक है उसमें जो था ये आंसर दिखा है, तो उस आयोग ने भी इसको शैव और शाक्त संप्रदाय ही माना है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? लोक गाथा नहीं है, तो इसका जो आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। जैसे जागर तो लोक गाथा है ही, लोक गाथा भी कह सकते हो, कह सकते हो जागर, हाँ जागर लोक गाथा है। हारुल एक नृत्य है, रामोला वाद्य यंत्र आ जाता है, बट जो आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है वो इसका आंसर माना लाडीशा। तो ये ऑप्शन 16 का सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, जिससे अगर कुछ मेरे से भी मिस्टेक हो गई हो या फिर कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन ज़रूरत हो, तो अगर आपको लगता है कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर उसकी जानकारी मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो हिल यात्रा बेसिकली ये होता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, जिसे मुखौटा नृत्य भी होता है। जैसे हमारा रम्माण है मुखौटा नृत्य, वैसे हिल यात्रा में मुखौटा नृत्य टाइप का होता है। तो ये पिथौरागढ़ जिले में होता है। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो ये जो आपका है उत्तरकाशी में नैटवाड़ जगह, हर की दून एक जगह है, हर की दून, वहाँ पर सोमेश्वर मंदिर है, जहाँ माना जाता है कि दुर्योधन की मूर्ति है, वहाँ पर दुर्योधन की वहाँ पे पूजा की जाती है। नेक्स्ट निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा शक। इसका सही उत्तर शक होगा। बेसिकली शक जो थे ये आए थे, विदेशी थे शक, बाहरी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने कुलिद वंश के महान राजा अमोघ भूति को पराजित किया था और अल्मोड़ा आदि क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य जमाया था। तो इसका सही आंसर शक हो जाएगा। ठीक है, और शकों के कार्यकाल में ही आपको पता है कि अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्यदेव मंदिर बना है। कटारमल का सूर्यदेव शकों का काल एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये सूर्य मंदिर है। तो बेसिकली उत्तराखंड के जितने भी सूर्य मंदिर हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। कटारमल आपको बता दिया है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली। ठीक है, ये उत्तरकाशी में है। ठीक, देखिए नाम से याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप इसको अदरवाइज मतलब नाम से ये मंजियाली लग रहा है, चमोली में होना चाहिए। मतलब अगर थोड़ा सा हम इसको मैच करें मंजियाली चमोली में, बट एग्ज़ाम में याद करने के लिए कि नाम से तो मैच मंजियाली कर रहा है, बट ये है उत्तरकाशी में, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और मंजियाली का हो गया। फिर आपका कुलसारी जो है, कुलसारी का सूर्य मंदिर है, ये आपका चमोली में है। ठीक है, चमोली में हो जाता है। और फिर उसके बाद आपका मढ़ का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर, ये पाँच या छः सूर्य मंदिर हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ये पिथौरागढ़ में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान का, खेती खान आप थोड़ा लिख लीजिएगा, और ये आपका आ जाता है चंपावत में। ठीक है, तो अब ये आपके 5 हैं, और आप एक कमेंट करके बताइएगा कि पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर कौन से ज़िले में? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं इसका आंसर भी पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये आपको शायद सूर्य मंदिर याद हो जाना चाहिए। मंजियाली, कुलसारी, मढ़, खेती खान, पलेठी, और आपका ये जो आपका कटारमल का। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मंजियाली उत्तरकाशी में, कुलसारी चमोली में, मढ़ का पिथौरागढ़ में, खेती खान का चंपावत में, कटारमल का अल्मोड़ा में, और पलेठी का आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया 18 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 19 हो चुका है। 20 में तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौरव
पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से मेल मेल मैच करिए और जो स्थानों को मैच करिए और उसके बाद सही कोड का आंसर दीजिए इसका जो है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था जो आराम से लगा सकते हैं, बट इसको पहले लगा लेते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हरिद्वार में है और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है। तो ये हमारे इसमें फैक्ट निकल के आते हैं। इसमें अगर कुछ एक आध चीज़ बताने वाली है तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे भारतीय जो सैन्य एकेडमी है उस पे जो डाक टिकट सबसे पहले जारी किया गया था 1982 में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फूलों की घाटी को कब यूनेस्को के उसमें शामिल किया गया था, ये था आपका 2005 में, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। वैसे अगर बात करेगी तो गंगोत्री ग्लेशियर के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी है, लेकिन अगर खाली कुमाऊं में ग्लेशियर सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो मिलम आ जाता है, मिलम ग्लेशियर आ जाता है जो आपका पिथौरागढ़ में है, क्योंकि पिंडारी जो ग्लेशियर है ये आपका बागेश्वर और चमोली दोनों में फैला हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर मिलम ग्लेशियर आ जाता है। तो ये 2-4 फैक्ट निकल के आते हैं। कमेंट कर बताइए कि भेल की स्थापना कब हुई थी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की स्थापना जो हरिद्वार में है इसकी स्थापना कब हुई थी और हरिद्वार में कौन से स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन है रानीपुर, ऑप्शन बी है ज्वालापुर, ऑप्शन सी है झबरेड़ा या हरिद्वार। तो आप हरिद्वार तो रहेगा ही, आप इन तीनों में बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। इसका थोड़ा सा आंसर कन्फ्यूजिंग टाइप का था, तो आई थिंक इसमें आयोग ने इसका जो सही आंसर दिया वो जोशी था। अन्य आंसर भी लगभग कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट इसका जो आयोग ने सही आंसर माना है वो इसका आंसर माना है जोशी। नेक्स्ट है 23 नंबर, मुगल शहजादे किस 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सुलेमान सिको। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के समय इन्होंने सुलेमान सिको ने ये आपकी शरण ली थी। पृथ्वीपति शाह जिनकी माता का नाम रानी कर्णावती था, जो नागकटी रानी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह के समय ये आपने से शरण ली थी सुलेमान सिको। सुलेमान सिको कौन थे, ये दारा सिको के पुत्र थे। जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने छुप कर यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, आप कमेंट करके बताएंगे कि सुलेमान सिको के साथ में कौन से दो चित्रकार आए थे गढ़वाल में, जहाँ से गढ़वाल चित्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 24 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर कालसी होगा। अशोक का शिलालेख है जिसमें कुणिद राजवंश की चर्चा है। ठीक है, जिसमें कुणिदों को पुलिंद कहा गया है और उसके क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा कालसी। ठीक है, उसके बाद कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह आसान सा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर महेंद्र चंद हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र चंद को ही 1790 में हवाला बाग के मैदान पर गोरखाओं ने पराजित किया था और कुमाऊं में गोरखा शासन की नींव रखी थी। गोरखा शासन स्थापित हो गया था 1790 में। अगला को 26, गूठ भूमि का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर को प्रदत्त भूमि। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटकिंसन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। उत्तराखंड शासन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न किस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन। ठीक है, पर्यटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही। जनरली इसका आंसर हमें देख के लगता है देहरादून है, लेकिन जब मोस्टली बच्चों ने भी इसका आंसर देहरादून ही लगाया, क्योंकि सबसे समृद्ध, सबसे स्वच्छ और सबसे डेवलप्ड अभी फिलहाल के परिदृश्य में हमें उत्तराखंड में देहरादून लगता है। बट और उसी अकॉर्डिंग हम यही सोचते हैं कि इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा यही होगा, बट इसका सही आंसर आपका हरिद्वार था। तो इसका सही आंसर जो था हरिद्वार था। तो सर्वे में अच्छे डीपली पढ़ने पर ये इसका आंसर निकल के आया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल ठीक है। औली जहाँ पर आपका
इस शीत क्रीड़ा वाला खेल होता है। कौसानी गलत हो जाएगा, ये आपका बागेश्वर में आता है, जिसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड बोला था। और शीतला खेत अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा के रानीखेत में है, ठीक है। और ये जहाँ पर शीतला खेत थी को में ही अपना पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मस्थली माना जाता है। और उनका जन्म 10 सितंबर को हुआ था। तो ये हो गया शीतला खेत होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है, वो हो जाएगा कौसानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वें स्थान, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये 19वें स्थान पर आता है और भौगोलिक के उस आधार पर 19वें स्थान पर आता है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगला 32, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये भी थोड़ी देर पहले आपको मैं बताया था, 963 और भारत का 943 है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि, दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ये बेसिकली बात कर रहा है नेपाल का जो आक्रमण था, नेपाल के नरेशों का, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो दो प्रमुख नाम हमें समझ आते हैं। एक आता है अशोक चल आता है हमारे दिमाग में, जिसका आक्रमण था 1191 में। और एक क्रांचल देव आता है जिसका आता है 1223 में। अब आप ही बताइए कि इसमें 12वीं सदी का अंत किसको कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा या इसको कहा जाएगा? 12वीं सदी मतलब जो सदी चल रही है। तो जैसे 21वीं सदी मतलब 2000, अभी हमारा क्या चल रहा है, 2021 वाला चल रहा है ना, 2020 वाला जो सदी है उसी को ही हम 21वीं सदी बोलते हैं। उसी करके 12वीं सदी, तो ये 12वीं सदी 1223, 12 के बाद नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, 12वीं सदी तक जितने कंप्लीट हो रहे हैं उसी को 12वीं सदी बोलता है, तो बोला जाता है। तो जैसे 1191 है, इसी को बोला जाता है। तो इस समय जो आक्रमण था वो किया था अशोक चल ने, ठीक है। हो सकता है मैं आपको समझाने में कामयाब रहूं। तो आगे देखते हैं। अल्मोड़ा या आलमनगर का स्थापना कौन किसने किया था? तो ये था बाल्यो कल्याण चंद या कल्याण चंद तीर्थ जिसको कहा जाता है, इसने स्थापना करी थी। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ऊपर से 3 और नीचे से 3, ये आपको याद रखने हैं। चाहे वो जनसंख्या का आंकड़ा हो, चाहे वो क्षेत्रफल का आंकड़ा हो, चाहे वो लिंगानुपात का आंकड़ा हो, ठीक है, और चाहे वन वाला आंकड़ा हो कि मतलब वन क्षेत्रफल। तो ये 4 जो आंकड़े हैं आपको हमेशा याद रखने, ऊपर से 3, नीचे से 3। तो आप फिर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, बीच से कोई भी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, आपका क्रम बन जाएगा। क्योंकि आप वो पैटर्न भूल जाओ कि सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्रफल वाला कौन सा है, कौन सा सबसे कम वाला है। कम वाला ज़्यादा वाला पूछना पैटर्न छोड़ दिया है आयोग ने। अब सीधा बीच से उठाता है कि ये तीसरे नंबर के 3-4 उठा लेंगे, तीसरे चौथे पाँचवें को उठा लेगा, या नीचे से 13, 10, 8, 9 ऐसे उठा लेगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे के 3 और ऊपर के 3 एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, चाहे वो कोई भी आंकड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, 17 नवंबर 1960। अगर 17 नवंबर नहीं भी देता तो ये भी 1960 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये आपका 46 दिन का शासन लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। 27 मार्च 2016 को लगाया गया था और ये चला था आपका 11 मई 2016 से। तो 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगाया गया था। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल जो कहता है, ये 356 के अकॉर्डिंग लगाया गया था, 356, ठीक है। 352 में 4 जोड़िए 356, 356 में 4 जोड़िए 360। ये हमारे 3 आर्टिकल जो इमरजेंसी आपातकाल की बात कर रहे हैं। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी, 352, 356 आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और 360 आर्थिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल। तो ये आपको याद रखना, 352, 356, 360। 352 में 4, 56, 56 में 4, 60। तो याद करने का तरीका, बाकी आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था में सामान्य पटवारी व्यवस्था लागू करी थी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है।
वर्ष 1819 में ये पटवारी पद का सृजन किया गया था ट्रेल के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के प्रति कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? ये 13 स्थान आरक्षित किए गए हैं। एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2। ये कम से कम जैसे हमारी 70 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से आपको 13 एससी की सीटें और 2 एसटी की सीटें बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो उन 13 सीटों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी शुरू करते हैं। उत्तरकाशी में सबसे पहले पुरोला, ठीक है, पुरोला होगी। पुरोला के बाद आपका टिहरी में आता है तो घनसाली। घनसाली के बाद अगर हम बढ़ते हैं चमोली की तरफ, चमोली में थराली, थराली नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। थराली के बाद ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट निपट गए, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट खत्म। उसके बाद हरिद्वार में 3 आते हैं। हरिद्वार में 3 आते हैं, भगवानपुर, झबरेड़ा और ज्वालापुर, ठीक है। तो ये 3 हरिद्वार में हो गए। उसके बाद फिर हमारा नया उधर से डिस्ट्रिक्ट, अगर हम गढ़वाल की से कुमाऊं की तरफ बढ़ते हैं तो मैं गढ़वाल सबसे टॉप में उत्तरकाशी ले लिया, जहाँ पर पुरेला आ गया, टिहरी में आया घनसाली आ गया, चमोली में थराली आ गया। उससे नीचे उतरे तो हमारा आ जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में 3 हमने काउंट कर लिए, देहरादून छूट गया, उसका बता देता हूँ। हरिद्वार में 3, भगवानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर। उसके बाद देहरादून में राजपुरा, जो राजपुर है वो आपका आ जाता है राजपुर, देहरादून का, जो ये भी एससी क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद पौड़ी का पौड़ी क्षेत्र, पौड़ी विधानसभा सीट को ही हमें उससे कहा जाता है। ये आपके हो जाते हैं गढ़वाल के। अब बाकी बचे अल्मोड़ा का सोमेश्वर, ठीक है, उधम सिंह नगर का बाजपुर, बागेश्वर के बागेश्वर सीट, पिथौरागढ़ की गंगोली हाट और नैनीताल की नैनीताल सीट। तो ये 13 सीटें हमारी एससी के लिए आरक्षित हैं। और एसटी के लिए जो है 2 सीटें आरक्षित हैं, एक है चकराता और एक है नानकमत्ता। नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है, चकराता देहरादून में है। तो ये हमारी एसटी की सीटें, 2 सीटें आरक्षित हैं। और लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, लोकसभा की 5, लोकसभा 5 और राज्यसभा 3। तो इतनी चीज़ें मतलब आपको बताना जरूरी लगा तो मैंने आपको बता दिया। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1840 में कहाँ पर था? तो ये था 1839 में श्रीनगर को बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद ये पौड़ी में 1840 में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन था, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 2018-19, ये इसका सही आंसर था, 2018-19। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? अधिकतर बच्चों का इसका आंसर पौड़ी था, क्योंकि सबको पता है कि सबराबादी गांवों की संख्या पौड़ी में है, बट इसका सही आंसर आपका हल्द्वानी हो जाएगा। नेक्स्ट, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नैनीताल को जो राजभवन है उसकी स्थापना, जो वर्तमान में हमारा हाईकोर्ट है, उसकी स्थापना 1897 में की गई। तो जल्दीबाजी में कुछ बच्चों ने 1997 भी लगा दिया, वो थोड़ा सा गलत हो गया। थोड़ा सा रुक के थोड़ा समय लेके अगर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1997 भी दे रखा है, 1897 रखा है। 1997 वैसे लगना नहीं चाहिए, बट कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। छोटी छोटी एग्जाम में गलतियाँ होती है, वो भी जल्दीबाजी में हमें आता है, बट जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1897 होगा। 45 है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल की कब स्थापना की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1976 को, ठीक है। और 1973 एक आंकड़ा आता है जिसमें आप कहते हैं गढ़वाल कमिश्नरी का गठन जो किया गया, गढ़वाल कमिश्नरी 1973 को बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? बेसिकली ये आंकड़ा, ये आंसर सही होगा 18.76, बट ये सही आंकड़ा है 18 अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, 18.85% है, तो ये सही आंकड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन सब जानते हैं, चमोली से शुरू हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड राज्य में वनों का अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 34,651, और प्रतिशत पूछ लेता है तो प्रतिशत आपका हो जाता है 45.5,
0.44%। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। 17वीं जो वन रिपोर्ट आई है 2021 के अनुसार का आंकड़ा है। और वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो उसका अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? 2.09% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका पौड़ी है। ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत तो वो आपका सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आपका आ जाएगा नैनीताल। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको खासतौर याद रखनी है। अगला हो जाएगा झिरोली, बागेश्वर, चांडक, पिथौरागढ़ में कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर मैग्नीसाइट हो जाएगा। अगर अल्मोड़ा होता तो जिप्सम हो जाता। ठीक है। सगंध पादप केंद्र सीएपी उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हरिद्वार का भगवानपुर में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? वो एज इट इज़ उधम सिंह नगर है। पुरुष महिला सब साक्षरता न्यूनतम ही सब कुछ वहाँ पर। जनसंख्या में ज़्यादा आ गया है उधम सिंह नगर। 52 हिमालय के उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? इसका आंसर उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के द्वारा। नेक्स्ट, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आसान है, इसको मिलाना है, मैच करना है। सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला इसमें अकॉर्डिंग उत्तरकाशी होगा। वैसे आपका चमोली है, आपको सबको पता ही होगा, उत्तरकाशी हो जाता है। न्यूनतम वाला आपका हो जाता है चंपावत। अधिकतम जनसंख्या वाला हरिद्वार। अधिकतम साक्षरता वाला देहरादून। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो आंसर हो जाएगा 53 का, ये हो जाएगा सी। ठीक है, सी सॉरी ये बी पे लग गया आंसर, ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र आप सब समझते हैं, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, वन आदि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखिए आप, ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन सही मिलेंगे। ठीक है, इसमें पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में है, खनन उत्खनन भी है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि वानिकी और लट्ठा बनाना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होगा या नहीं होगा, बट ये वानिकी और लट्ठा बनाना जिसे लॉगिंग बोलते हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कृषि, पशुपालन, वन, खनन, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, उद्योग धंधे, जिससे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है। सेवा क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल हो गया, सेवा कर रहा है, दूरसंचार आपकी सेवा कर रहा है, होटल्स आपकी सेवा में लगे हैं, वो सेवा क्षेत्र आ जाता है। मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक तरह का सेवा क्षेत्र है। तो जितने भी टीचिंग सेवा क्षेत्र है, ठीक है, और जैसे मान के चलो आपको सड़क परिवहन है, ये भी एक सेवा क्षेत्र है। तो ये जो है आपका तृतीय सेक्टर में आ जाता है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना आरंभ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेट को आप याद रखेंगे। ये 2014 में आरंभ की गई थी, ये 15 अगस्त 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? इसमें है इसका आंसर 1968 में। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद रखना ही होता है और उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। नेक्स्ट आता है, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। कौन समान होता है? आइसोटोन जहाँ पर परासरण दाब जो होता है, जिन घोलों का जो दाब होता है, परासरण दाब समान होता है, उनको आइसोटोनिक घोल ही कहा जाता है। ठीक है, 58 है, निम्न में से किसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो सिंपल सा आंसर था इसका, प्रकीर्णन। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? जंतु का नाम इसका, ये डॉली नामक जो भेड़ थी वह है डॉली, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो अगर आप सिंपल सा, अगर वाष्पशील तो छोड़ ही दें, अगर आपको नहीं याद है, कार्बनिक यौगिक ही देख लो इनमें से कौन सा नहीं है। एसिटाल्डिहाइड में भी कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड में भी कार्बन है, डाइक्लोरोमीथेन में भी कार्बन है, HCl में कार्बन नहीं आती, तो आप इसको आप कह सकते हो कि कार्बनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सिंपल सी बात है, जावा हम सबको पता है लैंग्वेज है, बाकी सब यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। डायोड का उपयोग
सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं एसी को डीसी में बदलने के काम आता है। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, मोबाइल का चार्जर लेता तो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन हमारा जो चार्जर उससे हमारे मोबाइल को डायरेक्ट करंट देता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और डायरेक्ट करंट एक दिशा धारा में बोलते हैं। तो डायोड का काम यही होता है, रेक्टिफायर ब्रिज का भी काम ये होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? सब जानते हैं शैवाल जो होता है, लाइकेंस होता है, वो आपका सर्वोत्तम सूचक है। और आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 2021 में पिथौरागढ़ में लाइकेंस संवर्धन संरक्षण के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल नामक नत्र जनित अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो यूरिक एसिड जनरली जो है वो मानव द्वारा भी किया जाता है, छिपकली द्वारा भी किया जाता है, पक्षी द्वारा भी किया जाता है। अब इसका जो आयोग ने सही आंसर माना है वो पक्षी तथा छिपकली दोनों द्वारा इसका सही आंसर माना है। इसका आंसर डी माना है आयोग ने, ठीक है। तो प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया और इसका मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जी किया गया था। शिक्षा की वर्धा योजना, वर्धा आप समझते हैं, वर्धा योजना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 67 अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? जितने आपके गुणसूत्र होते हैं उसका आधा जो होता है वो आपका भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अगर 16 है तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार कहाँ चला गया, एक सेकंड, ठीक हो गया, इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिरोमोन्स किसका उदाहरण है? ठीक है, फिरोमोन्स आपका इसका उदाहरण है वृद्धि हार्मोन्स का, ठीक है। उसके बाद 69 तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह आपको जानते ही हैं, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। ये जो नील खेती है उसके विरुद्ध ना होकर तीन कठिया जो 20 कट्ठों में से एक कट्ठे में जो आपका नील की खेती की जानी थी उसके खिलाफ गांधी जी द्वारा किया जाता था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में आएगा कि नील जमींदारों के खिलाफ या नील की खेती के खिलाफ या तीन कट्ठे, मतलब इस तरह से ऑप्शन बन के आएंगे। तो सिंपल से नील जमींदारों के खिलाफ था वो, ठीक है। तो ये था, ओके। अगला 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये करंट का क्वेश्चन था। तो आप 17वां भारतीय दिवस की थीम भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा करंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? इसका तत्कालीन समय में 2020 में अनामिका जी को मिला था। अब इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आ चुका है 2022 और 2021 का आंकड़ा देखकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन था? कौन है? उस समय मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय अनिल बैजल जी थे, ये हट चुके हैं। इस समय जो आ चुके हैं विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, इसको आपको याद रखना है। वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये आपके उदय शंकर जी थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा, ये क्वेश्चन आपका आज भी वैलिड है, जब तक नए ओलंपिक खेल नहीं हो जाते तो ये आपका डाटा हमेशा वैलिड रहेगा। इसको आपको याद करके चलना है किसी भी एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में आप नोबेल प्राइज़, ग्रैंड स्लैम जितने भी हैं, ओलंपिक का डाटा, पैरा ओलंपिक का डाटा, ये आपको याद करके चलना है। ये आपको एग्ज़ाम में मदद देगा, ज़रूर मदद देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर सुमित अंतल जी भाला फेंक में था, ठीक है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? ये 21 में पूछा गया था कहाँ होगा, तो कहने मतलब ये क्वेश्चन करंट का आज भी वैलिड है, ठीक है। तो ये पुणे इसका आंसर बिल्कुल होगा कि 2022 का हो चुका है, 2022 में जो हुआ है तो क्वेश्चन आज ही वैलिड है, तो ये पुणे में इसका आंसर हुआ है, ठीक है। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार 2021, इसको आप याद ना करेंगे तब भी चलेगा, बट मेरा आंसर बताना मेरा फ़र्ज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का सी, फिलीपींस और रूस से। लेकिन अगर आप वर्तमान में शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो ये 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति है और बाकी 2 संस्थाएं हैं। तो ये आपको याद करना है वर्ष 2022 का शांति पुरस्कार। वैसे तो आपको सभी याद करना है,
मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नोबल के जो जितने पुरस्कार हैं, इसमें इस बार क्या हुआ है कि मोस्टली जो पुरस्कार दिए गए हैं वो कई सारे व्यक्ति को दिए गए हैं या कई सारे संस्था को एक ही पुरस्कार दिया गया है। जैसे शांति का 3 लोगों को दिया गया है, फिजिक्स का भी 3 लोगों को दिया गया है, रसायन का भी 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र का भी 3 लोगों को दिया गया है। तो ये क्या है कि याद करने में मुश्किल है, बट एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना देनी, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर तो याद रखना नहीं है, आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद रखना है और उसी पर्टिकुलर साल के लिए याद रखना है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ताकि आपको उस शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोबल की जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको बता देता हूँ कि शांति का जो नोबल पुरस्कार है वो बेलारूस के हैं, एक जेल में बंद हैं कैदी, उनका है, उनका एलम एलम एलमा हो गया यार, एलम एलम बियाल बियाली यात्स्की, ठीक है। तो नाम थोड़ा टिपिकल है, एलन बियाली यात्स्की, ठीक है। तो आप इसको बियाल याद रखेंगे तभी भी सफिशेंट है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका सेकंड जो संस्था है उसको दिया गया रूसी मानवाधिकार मेमोरियल को दिया गया है, मेमोरियल, ठीक है, इसको दिया गया है, रूसी मानवाधिकार मेमोरियल को दिया गया है। तीसरा दिया गया है जो आपकी यूक्रेन की जो संस्था है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप बियाल याद रखिए, मैं इसको ज़्यादा सलाह दूंगा आप इसको बिलाल याद रखिए। बिलाल एक आतंकवादी था, आपको थोड़ा याद होगा, बिलाल, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, और लिबर्टी, ये आप शॉर्ट ट्रिक से आप याद रखते हैं। बिलाल मेमोरी लिबर्टी 2-3 बार बोलेंगे, बिलाल मेमोरी लिबर्टी, बिलाल मेमोरी लिबर्टी। तो बिलाल से हो जाएगा बियाली यात्स्की, मेमोरी से रूसी में मानवाधिकार मेमोरियल, और लिबर्टी से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में शायद नहीं, कंफर्म आपको मैं ये सारे नोबल पुरस्कार रटा दिए जाएंगे, ग्रैंड स्लैम भी रट जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में एक मतलब कंफर्म जो एक क्वेश्चन बनता है वो आपका श्योर शॉट तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, तो इसका कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए 77 भी आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो इसका जो सही आंसर था चैतन्य वेंकटेश्वरन था। और अभी फ़िलहाल इसके मिलता जुलता अगर मैं एक क्वेश्चन अगर आपके लिए बोलूं कि वर्ष 2021 में जो बालिका दिवस बनाया गया 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपके लिए फैक्ट और तैयार है। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। उस दिन उत्तराखंड का एक दिन का सीएम किसे बनाया गया? तो जो सृष्टि गोस्वामी जी थे, सृष्टि गोस्वामी जी हैं, हमारी बालिका हैं, ये इनको एक दिन का सीएम बनाया गया, बालिका दिवस सम्मान देने के लिए वो मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? विद्युत तार मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं की जाती, ये तार जो आपका वो है, पहले टाइम में तार टेलीग्राम जो तार होता था उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो विद्युत तार ये इसको माना गया, डलहौजी का, इसको लॉर्ड डलहौजी थे, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 79 ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ये विलियम बेडरवन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ लोगों ने इसका आंसर राज्यसभा लगा दिया, लेकिन राज्यसभा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य विधान परिषद को आपका समाप्त किया जा सकता है। जो आपका आर्टिकल 167 कहता है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा के गठन, उसको ख़त्म, राज्य विधान परिषद को ख़त्म करने का प्रावधान उसमें सब चीज़ें बताई गई हैं। तो किसी राज्य की विधान परिषद होगी नहीं होगी, तो वो आपका 167 में प्रावधान है। तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, ओके। किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोकता है जिसके लिए अधिकारी नहीं है? ठीक है, ये हमारा संविधान के आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है,
ठीक है। वैसे तो संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वो बोला जाता है प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है, वो है आर्टिकल 32, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो उसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा, इसके अनुसार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये 5 तरह की रिट जारी करता है। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 100 शरीर प्रस्तुत करिए, ठीक है। उसके बाद आता है परमादेश, जो आपका ये वाला है परमादेश, मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा लेख, तो वो तब जारी किया जाता है जब अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से, अगर आपने कुछ अनुचित पद धारण किया हुआ है किस अधिकार से, तो वो उसका अधिकार परीक्षा आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अधिकार परीक्षा, ठीक है। सही आंसर अधिकार परीक्षा हो जाएगा। अब बचे आपके दो, एक होता है प्रतिषेध, निषेध या प्रतिषेध, एक होता है उत्प्रेषण। जब निचली अदालत में कोई सुनवाई चल रही हो और उसे उच्च अदालत को लगता है कि ये सुनवाई सही ढंग से नहीं चल रही, तो वो उस केस को या उस वाद को अपने पास मंगवाकर उसकी सुनवाई कर सकता है, तो इसे प्रतिषेध कहा जाता है। उत्प्रेषण, जब निचली अदालत अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर गलत फैसला, जो मतलब उच्च न्यायालय की नज़र में सही फैसला नहीं सुना चुकी है, या गलत फैसला है जो उच्च न्यायालय को लगता है, तो वो उस केस को वापस अपने पास बुलाकर वो उस पर सुनवाई करके डिसीजन दे सकती है, जिसे उत्प्रेषण कहा जाता है। तो ये आपको मैंने पांचों बता दिए। आर्टिकल 32 आगे, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है, तो ये नियामक संस्था सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा शेयर मार्केट को, जो मार्केट है उसको नियमित करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, ये आर्टिकल 243 का ZD है, जो हमारा 11वां संविधान संशोधन, माफ़ कीजिएगा कि जो 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के 73वें संविधान संशोधन से हमारे में पंचायतों का प्रावधान किया गया, और 74वें संविधान संशोधन से ये हमारा नगर पंचायतों का प्रावधान किया गया। तो जो 24 अप्रैल 1993 की डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। इससे ही हमारे में ये चीज़ जो है ग्राम पंचायत और उसका गठन का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 124वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ठीक है, जिसे EWS किया जाता है, जो आजकल हमें मिलता भी है हमारे सारे सरकारी नौकरियों में। किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो मैंने अभी बताया था आपको, 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं, ये हम इसको प्रस्तुत करते हैं सीधा राष्ट्रपति को, ठीक है। अब आप बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परिषद परीक्षक की चर्चा की गई है। 74, 75, 76, 78, कुछ भी लगा लो, 79, 80, जो आपको मन करे ऑप्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। GST परिषद का अध्यक्ष होता है हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, ओके। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य, भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला, ये केरल 21 में भी था, 22 में भी केरल ही है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर 2021 में लद्दाख में शुरू किया गया, ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 का है, तो ये आज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। UNDP की मानव विकास रोड SDR 2021, इसका आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, 131 था, हम एक स्थान और खिसक चुके हैं 2022 में, ये आपका 132 हो जाता है, ठीक है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था, ये आपका आंसर हो जाएगा 301 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका, खुले बाजार की क्रिया में किस नीति की विशेषता है, ये मौद्रिक नीति की विशेषता है जो RBI जारी करता है। मौद्रिक नीतियाँ बाजार के जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई,
ठीक है। उसको कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए ये खुले बाजार की नीति आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया? ये किया गया 2007-8 में, जब 2006 में FSSAI, ठीक है, की स्थापना हुई थी। उसके बाद से फूड मानक संस्थान की स्थापना हुई थी, उसके बाद ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.92, ठीक है। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? ये होगा एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कपास के फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर 74.014% हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मुख्य केंद्रीय क्षेप या मुख्य केंद्रीय भ्रंश किसे अलग करता है? मैंने आपको तीनों बताए थे, ये ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो मैंने सेंटर बोला था, ये 4 लाइन खींचकर सेंटर खींच देना, ये हो जाएगा आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मतलब वृहद और लघु। तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, 4 लाइन खींचिए, कुछ नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ये बनता ही बनता है क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना, 4 लाइन खींचना, ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक, ठीक है। 4 लाइन खींचिए, इनका चारों का सेंटर कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है वाली जगह, तो ये हो जाएगी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर आपने ये बना लिया तो उसके बाद बाकी जो है ना आपको याद हो, ये तो इंडो सांगपो है क्योंकि ये चाइना से टच कर दे, इंडो सांगपो ब्रंश हो गया, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया, और ये हो गया आपका हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ओके। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसका आर्टिकल बताएंगे, कौन से आर्टिकल निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। जो हमारे संविधान में जिसकी चीज़ की चर्चा है उसे ही संवैधानिक निकाय कहते हैं, और विभिन्न कानूनों द्वारा और नियमों द्वारा जिनको बनाया गया है वो वैधानिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। जैसे GST है, वो आपका वैधानिक संस्था है, GST का नियम है, वो वैधानिक संस्था है, ठीक है। योजना आयोग वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है। वैधानिक जो नियम कानूनों से बनाया गया है या किसी संसद के कानून से, प्रावधान से बनाया गया है, और संविधान में इसके जिसका जिक्र है या संविधान में संशोधन करके जिसको डाला गया है वो आपकी संवैधानिक संस्था होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षण, ये सबसे आसान है। इसी में एक आता है राजमन्नार समिति, उसका भी उद्देश्य था केंद्र राज्य का संबंधों का जिक्र करना या उनके संबंधों में पुनरीक्षण करना, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए GS के। नेक्स्ट पार्ट में ये सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसको किया जाएगा, अच्छे से बुद्धि परीक्षण करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।